अगले आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया है प्रख्यात साहित्यकार आदरणीय ममता कालिया जी ने। वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार पूरा सभागार तालियों के साथ उनको मंच पर आवाज़ दे। मैं उनसे सविनय आग्रह करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान लें और उनके साथ चर्चा करने के लिए साहित्यकार और किस्सा कहानी के संस्थापक श्री आनंद कक्कड़ जी की स्नेहिल उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं श्री आनंद कक्कड़ जी से भी आग्रह करता चलूँगा कि वो भी मंच पर आएँ और ये जो परिचर्चा नारी के दोहरे शोषण की अभिव्यक्ति पर जो संवाद होना है, जो परिचर्चा होनी है आदरणीय ममता कालिया जी के साथ में, उस विषय को सार्थक करते हुए एक सार्थक परिचर्चा और एक सार्थक संवाद श्री आनंद कक्कड़ जी के साथ आदरणीय ममता कालिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है गाथा के इस वार्षिकोत्सव में। सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं आनंद कक्कड़ एक अदबी संस्था कहकशा के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। कहकशा और गाथा की एक सांस्कृतिक साझेदारी का हिस्सा है कि आज ममता जी हम के सामने समक्ष यहाँ बैठी हुई हैं और इस कोशिश ने क्या रंग लाया वो भी आप चंद मिनटों में देखेंगे। गाथा महोत्सव के इस संवाद कार्यक्रम के लिए आज जो विषय हम लोगों ने चुना है उसका शीर्षक है नारी के दोहरे शोषण की अभिव्यक्ति, जिसमें श्रोता, पाठक और लेखिका के बीच संवाद प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, किसी ने ठीक कहा है कि औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस कायनात की। आज की मेहमान है हमारी अपनी चहेती वरिष्ठ साहित्यकार ममता कालिया, जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं छोटा मुंह बड़ी बात चंद शब्द आपकी सम्मान में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जिसमें जो नए बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनको एक छोटा सा परिचय ममता जी का मैं देना चाहूँगा। ममता जी का गद्य की हर विधा में एक सार्थक हस्तक्षेप है। उनकी कहानियाँ सामाजिक विमर्श करती हैं तो उनके उपन्यासों में भी गंभीर चिंतन है। आपने जीवन के अनुभवों को जीवन से ही अर्जित किया और उसे किताबों के माध्यम से हम तक पहुँचाया। अपने जीवन संगी प्रसिद्ध लेखक व संपादक स्वर्गीय श्री रविंद्र कालिया जी के साथ जीवन के मरहलों से गुजरते हुए आपने जिस उत्कृष्टता से अपने साहित्य को नए आधार दिए वो बेमिसाल है। उनकी सफलता इसी बात से साबित होती है कि पिछले वर्ष प्रकाशित उनकी 2 पुस्तकें रवि कथा और जीते जी इलाहाबाद वर्ष के भीतर ही अपने कई संस्करण वो छप चुके उसके। ममता जी की कहानियाँ और उपन्यास आज कितने ही विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर जो हिंदी के छात्र बैठे हैं उन्होंने उनकी कहानियाँ और उपन्यास निश्चित रूप से पढ़े होंगे। ममता जी ने अपने कथा साहित्य में हांड मास की स्त्री का चेहरा दिखाया है। जीवन की जटिलताओं के बीच जूझते हुए उन्होंने नारी पात्र जो अपनी कहानियों में रचे वो अपने आप में अविस्मरणीय है। उनकी कहानियों में आक्रोश और भावुकता की बजाय जीवन के यथार्थ का संतुलन होता है। ममता जी की रचनाएं समय से आगे और प्रोग्रेसिव मानी जाती रही हैं। आपकी साहित्य साधना के सफ़र को अगर 2 सदियों का सफ़र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम आप जितने यहाँ बैठे हैं उनमें न जाने कितने, इंक्लूडिंग मी, जो शायद आपकी उम्र का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ममता जी ने अपने 80 वर्ष पूरे कर चुकी हैं। इसलिए मैंने कहा कि 2 सदियों का सफ़र आपने देखा है। एक जोरदार तालियों से आपका स्वागत करिए, क्योंकि आपने दोनों सदियों का, 20वीं और 21वीं सदी का बेस्ट और वर्स्ट आपने एक साथ देखा है और उस बेस्ट और वर्स्ट को आपने अपनी कहानियों में लिखा। यहाँ तक कि अभी हाल फिलहाल में गुजर रहे कोरोना जैसे विषदूत को भी आपने अपनी कहानियों में उतारा, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये आपके प्रोग्रेसिव होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर मैं अपने को विराम देके ममता जी के चेहरे को देखते हुए समझ पा रहा हूँ कि उनकी अनन्य यादें कानपुर से और कानपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ममता जी आपका अभिनंदन करें और अपनी कुछ यादों को साझा करें। आनंद, तुमसे मिलना एक यादों के गलियारे में घूमना है। अगर तुम्हारे साथ इलाहाबाद आता है तो इस शहर में कानपुर की बहुत आत्मीय और साथ ही साथ तकलीफ थे स्मृतियाँ भी मेरे पास हैं।
आज मुझे इतना थ्रिल हो रहा है कि मैं कानपुर विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम से आपको संबोधित कर रही हूँ, क्योंकि इसी कानपुर विश्वविद्यालय में 1973 में मेरी नियुक्ति हुई थी एक प्राचार्य के रूप में। कॉलेज इलाहाबाद में स्थित था, लेकिन वो कानपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध था। उस समय यहाँ पर इस परिसर में केवल एक रूखा सूखा कार्यालय होता था, और उस कार्यालय में रजिस्ट्रार इतने खुशमिजाज नहीं होते थे जितने कि आज मैंने कुलपति और कुल सचिव को देखा कि जो इतने अपने विषय के ज्ञाता हैं। उस समय वो त्योरियाँ और तेवर से बात किया करते थे, और हम प्राचार्यों को, और वो भी सी ग्रेड कॉलेजों के प्राचार्यों को, कुछ समझते ही नहीं थे। और यहाँ पर ये ना इस तरह का इंटरनेशनल हॉस्टल था, ना ऐसी चिकनी समझिए कि परिसर था। और ये सारा का सारा माहौल इन पिछले 47 सालों में जैसे बदल गया है, जैसे कोई परी कथा बदलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कानपुर शहर में बड़ी सगी यादें, IIT की भी मुझे बहुत प्यारी यादें हैं, क्योंकि IIT में गिरिराज किशोर हमारे लेखक मित्र, अग्रज लेखक मित्र रजिस्ट्रार हुआ करते थे, जो कानपुर यूनिवर्सिटी से ही गए थे। और वो छठे छमासी IIT में कोई ना कोई साहित्यिक सेमिनार करते थे। तब हमें वहाँ जाकर उनके डाइनिंग हॉल में खाना खाना बहुत अच्छा लगता था। IIT का डाइनिंग रूम बहुत अच्छा होता था, और IIT में रहकर हम लोग बड़े रिलैक्स हो जाते थे। वहाँ का पूरा परिसर इतना खूबसूरत और खुशनुमा था, और अब कानपुर यूनिवर्सिटी भी उसी से टक्कर ले रहा है। धन्यवाद ममता जी। दूसरे हिस्से में प्रवेश करते हुए मैं पुनः उन बच्चों से और उन विद्यार्थियों की तरफ ज़्यादा सम्मुख हूँ जो इस तरह के आयोजनों में नई हिस्सेदारी अपनी निभा रहे हैं। मित्रों, आज के संवाद का विषय नारी के दोहरे शोषण की अभिव्यक्ति, और ये अभिव्यक्ति हम अपने साहित्य में देखने और समझने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्वलंत सब्जेक्ट है अपने आप में। देश खंड में जहाँ एक ओर स्त्री राष्ट्रपति पद पर आसीन होती है, तो वहीं दूसरी तरफ 3 तलाक की शिकार। स्त्री का सपना कल भी एक मुकम्मल पहचान बनाने का था, आज भी वही है, भले ही स्त्री एक बड़े संघर्ष से गुजर रही हो और अपने लिए कुछ अलग कर पाई है, लेकिन अभी भी उसके हिस्से में पूरा आकाश नहीं है। आज के गाथा महोत्सव के लिए अपने भारत के एक बहुत ही मशहूर शायर इकबाल अशर ने 2 लाइनें लिख के भेजी हैं, जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, और आपसे चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आए तो भरपूर दाद दें। उन्होंने देखिए स्त्री के संदर्भ में किन प्रतीकों का इस्तेमाल किया और क्या बात कही। दुख ये हम परिंदों का कौन जान पाया है, दुख ये हम परिंदों का कौन जान पाया है, धूप से ज़्यादा तो पेड़ ने जलाया है। आप जानते हैं कि समाज में नारी का शोषण और दोहन किस तरह समाज, परिवार और अब कामकाजी संस्थान जहाँ पे वो काम करने जाती हैं, जी हाँ, उस बावजूद इसके कि शिक्षा का स्तर बहुत इम्प्रूव हो गया है। आप सब जानते हैं कि महिलाएं कितनी अग्रणी हैं और एक से एक पदों पर आसीन होती जा रही हैं। उससे उनकी समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, दुगनी या तिगुनी हो जा रही हैं। आज भी परिवार को चलाने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पे है। अगर बच्चा फेल होता है तो सबसे पहले माँ डांट खाती है, बच्चा नहीं। यानी वो जिम्मेदारी भी माँ की है, जबकि वो अपने परिवार का आर्थिक मदद के लिए वो इस घर से निकली है, न सिर्फ अपने स्वावलंबन के लिए। आज मध्यवर्गीय परिवार की ये मजबूरी है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को नौकरी करनी पड़ती है। अगर आप ममता जी की दौड़ कहानी पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये असंभव है किसी भी घर को चलाना जब तक 2 पर लोग मिलकर उस घर को न चलाएं। तो इससे उसकी समस्या हल नहीं हुई, तिगुनी हो गई। यानी एक और स्थान खुल गया जहां उसके शोषण और दोहड़ की जगह खुल गई। ये है आज के संदर्भ की बात जो हम आप करने जा रहे हैं। इन नारी के शोषण को लेकर 70s में एक बहुत बड़ी मुहिम चली, जब नारी शोषण पर अनेक लेखकों ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। उनमें उपन्यास, निबंध, कहानी सब कुछ था जिसमें नारी के शोषण, दोहड़, मानसिक विडंबना, घुटन, कुंठा आदि जैसे विषयों पर बहुत सिद्ध लेखकों ने, जैसे डॉक्टर धर्मवीर भारती, कमलेश्वर जी, राजेंद्र यादव जी, इन सब ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। मगर वहाँ एक चीज़ की कमी रही गई, वो सब
पुरुष साहित्यकार थे। महिला का दर्द तो महिला को ही पता था, और महिला रचनाकारों ने जब उस दर्द की व्याख्या शुरू की तो मामला अतुलनीय हो गया। और इस संदर्भ में उस ज़माने में जब कृष्णा सोबती मैडम, मन्नू भंडारी, उषा प्रियदम्बा, शिवानी जी आदि लोगों ने जब रचनाएं लिखनी शुरू करी तो उन्होंने लगभग उन्हीं विषयों को उठाया जो इन पुरुष लेखकों ने उठाया था, यानी नारी के संबंध में शोषण से संबंधित केंद्रित रही। इसके बाद एक दूसरा दौर शुरू हुआ जब चित्रा मुद्गल जी की अम्बा, जमीन अपनी, ममता कालिया जी की बेघर, मृदुला गर्ग की कठगुलाब, मैत्रेयी पुष्पा जी की अलमा कबूतरी एवं गुड़िया भीतर गुड़िया, प्रभा खेतान की छिन्नमस्ता आदि जैसी अनेक रचनाएं हम तक पहुंची, जिसमें नारी की कामकाजी स्थिति का प्रभावशाली अंकन किया गया। ये एक नया दौर था, मगर इत्तेफाक देखिए कि 2 सदियों का सफ़र करने वाली हमारी लेखिका ममता जी ने अपनी पहली रचना बेघर से ही कामकाजी महिलाओं पर अपने विचार रखने शुरू कर दिए थे। इसीलिए आज बेघर शायद 40 से 50 साल पुरानी, 51 साल पुरानी, बेघर 51 साल पुराना नॉवेल होने के बाद भी आज भी पूरा संदर्भ में बिल्कुल खरा उतरता है। बिल्कुल नए समय की कहानी है, क्योंकि उसमें जो मुख्य पात्र है संजीवनी, उससे उसका दोस्त शादी से पहले संबंध बनाना चाहता है, और जब वो संबंध बनाता है वो भी दफ्तर में एक छुट्टी के दिन, और जब ये वो पाता है कि उसके जीवन का वो पहला पुरुष नहीं है, वो उसी समय उसे छोड़ देता है। ये देखिए ये कितनी अजीब बात है कि वो भी उसी तरह से शादी से पहले संबंध बनाना चाहता है, लेकिन वो जब ये पाता है कि वो असूर्यम पश्या नहीं है तो वो उसे छोड़ देता है, और संजीवनी का जीवन अकेला ही बीत जाता है। स्त्री के शोषण के स्तर तरह तरह के हैं। उसी उस उपन्यास में एक और लड़की है विजया केलकर, है ना। विजया केलकर के साथ ये है कि उसका वो सेक्रेटरी है दफ्तर में, और उसका बॉस उसे कहता है अरे तुम सेक्रेटरी थोड़ी हो, तुम तो मालकिन हो यहाँ की, और वो उसको मालकिन का दर्जा देकर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप रखता है, और तब उसे वो तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती जो कि वो सेक्रेटरी को देता था। तो आप ये देखिए कि कार्यस्थल में भी स्त्रियों का शोषण होता है। जैसे मेरी एक कहानी है, जांच अभी जारी है, उसमें मैंने एक बैंक में काम करने वाली लड़की के बारे में बताया है। अब बैंक में काम करती है, वो सोचती है बैंक का जीवन तो बड़ा आदर्शवादी है, आदमी नोट गिनता है, उसके मन में ज़रा मैल नहीं आता। रात को जब खत्म होती है बैंक, जिस समय ऑफिस बंद होता है, एक एक पैसे का, एक एक पाई का हिसाब मिलाया जाता है। लेकिन उसी बैंक में जब उसके ऊपर एक झूठा मुकदमा लगाया जाता है गबन का, उस समय जो जांच बैठती है तो जो जांच अधिकारी है वो सब उससे बदले में देह की कृपा मांगते हैं। तो स्त्री का शोषण कई बार तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसकी भगवान ने रचना ऐसी बनाई है, उसका शरीर ऐसा बनाया है कि उससे पार पुरुष जा ही नहीं पाता, उसके शोषण के रास्ते वहाँ खुल जाते हैं। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले स्त्री को अपनी लियाकत बढ़ानी चाहिए। एक्चुअली इन सब बातों को लिखने का संदेश एक ही है कि सबसे पहले उसे लियाकत बढ़ानी चाहिए। मेरी एक छोटी सी कविता में यही मैंने कहा है कि जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारी कहते हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए, पर लड़की है समझदार और संवेदनशील, वो दीवार पर लगाती है 3 खूंटियाँ, पढ़ाई, लिखाई और रोजगार की, और उन पर खूंटियों पर पांव रखते एक दिन धीरे से दीवार के दूसरी तरफ चली जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं इस बात से बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ कि ममता जी ने कैसे 51 वर्ष पूर्व बेघर जैसी कहानी लिखी जिसमें लिव इन रिलेशनशिप और इस तरह की घटनाओं को अपने कलमबद्ध किया, जो आज हमारे समाज की बिल्कुल नॉर्मल होके रह गई है ये बातें। धन्यवाद ममता जी, आपने इस पर प्रकाश डाला। अब मैं ममता जी के इत्तेफाक से ये मेरा सौभाग्य है कि रविंद्र कालिया सर और ममता जी के सानिध्य में करीब 30 वर्ष मेरे आपके साथ गुजरे। एक बहुत बड़ी दुनिया मैंने देखी आपके श्री चरणों में,
और बहुत कुछ सीखा। मगर जितनी कहानियाँ आपकी पढ़ी गई, और मैं चाहूँगा कि मैं कुछ कहानियों के नाम आपको बताता चलूँ, जिसमें जब आप अपने घर जाएं तो आप उन कहानियों को ज़रूर देखें। एक अदद औरत, रोशनी की मार, चोटिन, मनोविज्ञान, जांच अभी जारी है, प्रिया पाक्षिक, काली साड़ी, बातचीत बेकार है, दर्पण, आपकी छोटी लड़की, इरादा आदि इतनी कहानियां हैं आपकी, जिसमें आपने मतलब दोहरे शोषण का, अगर मैं थोड़ा सा लाइटर वे में बोलूं तो दोहरे शोषण का पूरा वैरायटी शो आपको देखने को मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि आपकी कहानियों में नारी कभी विद्रोह नहीं करती। मैंने पढ़ा सारी की सारी कहानियां, वो क्या एलिमेंट था कि आपकी नारी विद्रोह नहीं करती। आप इधर एक बहुत नाजुक आपने बिंदु छू दिया स्त्री विमर्श का आनंद। वो ये कि स्त्री विमर्श में भी दरअसल विभाजन हो गया है। एक तो स्त्री विमर्श है बहुत कटखना, और ऐसा कि पत्थर मार वाला स्त्री विमर्श, उसमें सीधे सीधे स्त्री घर तोड़ने की सिफारिश करती है। मेरा स्त्री विमर्श थोड़ा गुलाबी है। मैं ये मानती हूँ कि स्त्री पुरुष को किसी भी तरह से अपनी बात मनवाने लायक विवेक दे। मैं ये चाहती हूँ कि घर न टूटे, लेकिन उसके विवेक में वृद्धि हो, परिवार को एक एजुकेशन मिले। क्या बात है। देखिए, मतलब घर तोड़ना तो बहुत आसान होता है। देखिए, आप अपने स्लीपर पहनिए, अपना पर्स उठाइए और चल दीजिए। भूल जाइए कि बच्चे हैं घर में, भूल जाइए कि बुजुर्ग हैं आपके पास, आप अचानक विद्रोह करके चले जाएं। लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर शोषण की आशंका हमेशा बनी रहेगी। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि जो आपके पास है आप उसी को सुधारिए। जब हमारी कोई चीज़ खराब होती है, हम पहले उसकी मरम्मत करते हैं, उसके बाद उसको रिजेक्ट करते हैं। तो यही तरीका परिवार के लिए होना चाहिए, और यही तरीका समाज के लिए होना चाहिए। समाज में न जाने कितने प्रश्न हमारे ऊपर आते हैं, लेकिन फिर भी हम उसी टूटे फूटे ऑफिस में एक बार फिर जाते हैं और एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि जो आदमी आज हमारी बात नहीं समझा वो कल समझेगा। तो ये गुंजाइश रहनी चाहिए, और इतनी गुंजाइश ना हो तो जीवन ही शर्मिंदा हो जाएगा। और हम प्रगति किसको कहते हैं? एक कदम आगे दो कदम पीछे, इसको कहते हैं प्रगति। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि स्त्री विमर्श हो, लेकिन उसमें अमर्ष ना हो। वाह, क्या बात कही आपने। आपने जिस तरह इस सच्चाई को जीने की एक राह दिखाई है, मैं समझता हूँ यहाँ पर मौजूद सभी युवक और युवतियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि घर को चलाते हुए, घर को बचाते हुए कैसे हम इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। आपकी इस बात पे ममता जी, एक फरहत जाहिद का एक शेर सुनाता हूँ आपको। वो शेर यूँ है कि औरत हूँ मगर सूरते कोहसार खड़ी हूँ। सूरते कोहसार कहते हैं ये माउंटेन रेंजेस को। औरत हूँ मगर सूरते कोहसार खड़ी हूँ, एक सच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे लड़ी हूँ। तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। आपने इतनी बड़ी बात कही कि इस तहफ़्फ़ुज़ में, इस सिक्योरिटी को लेते हुए औरत एक चट्टान के रूप में परिवार के साथ खड़ी रहती है, समाज के साथ खड़ी रहती है, और साहित्य में भी खड़ी रहती है। ममता जी, एक सीन मुझे याद आता है कि जब रानी मंडी के दिनों में जब आप वहाँ प्रवास था, और हम इत्तेफाक से, मेरा भी घर आपके घर के चंद कदमों दूर ही था, तो मैं एक बार नहीं कितनी बार आपको देखा है, जब आप कॉलेज से लौटती थी तो रिक्शे पे आप अपनी वो कॉटन की साड़ी पहने, वो बड़ा सा पर्स लटकाए, और लगभग दोनों हाथों में घर का सामान लिए, तरकारी लटक रही है उसमें, एक विक्षिप्त अवस्था में पूरे दिन काम करने के बाद आप जब घर लौटती थी, तो मुझे याद है रविंद्र कालिया साहब के कार्यालय में हम लोग मौजूद रहते थे, और कालिया साहब एकदम शिकन फ्री कुर्ते में, एकदम शेप बनाए, एकदम देवदूत की तरह बैठे होते थे, और ममता जी उस तरह सीढ़ियाँ चढ़ के आती थी। सीढ़ियाँ चढ़ने की भी एक हाफती हुई स्थिति होती थी, और पूरे दिन की थकान। उस वक्त वो कुछ ना कुछ एक ऐसा जुमला वहाँ पे एक
रविंद्र कालिया साहब उछाल देते थे, क्या बात है बहुत थकी सी दिख रही हो, क्या बात है उजड़ी उजड़ी दिख रही है, तुम्हारे बाल तो देखो ना कैसे हो गए। ये एक ऐसी परिस्थिति थी जो मुझे आपके उपन्यास मनहूसा बी में दिखाई देती है। कुछ मनहूसा बी पे आप कहें। मनहूसा बी कहानी है, और देखा जाए तो वाकई वो किसी भी मध्यवर्गीय स्त्री की तस्वीर है, क्योंकि होता यही है कि नौकरी पुरुष भी करता है और उसकी स्त्री भी करती है, लेकिन पुरुष वैसा का वैसा बेदाग ऐसे लौट आता है जैसे दफ्तर में ड्यूटी नहीं बजाई बंसी बजाई हो, और स्त्री को सिर समेत घुसना होता है, नौकरी में भी, परिवार में भी, बाजार में भी, और हर जगह चुनौतियां होती हैं। और उन सारी चुनौतियों को झेलते हुए अपने पर्स के अंदर थोड़ी बहुत सब्जी फल डालते हुए, बच्चों की चिंता में बिस्किट केक खरीदते हुए उसको घर आना होता है, तो जाहिर है कि वो शाम तक बिल्कुल घामड़ हो जाती है, और उसका पति बेदाग, उज्जवल, सुंदर, स्वच्छ ऐसा नज़र आता है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। और ये डाइकोटोमी हमेशा बनी रहती है जीवन में, और इसी को मैंने मनहूसा बी कहानी में लिया है। और ये हमेशा होता है कि पुरुष को ज़्यादातर समझ ही नहीं आता है कि स्त्री आखिर थक गई तो कैसे थक गई। एट द एंड ऑफ द डे पुरुष हमेशा ये पूछता है, अरे तू किस बात से थक गई। उसे ये समझ ही नहीं आता कि स्त्री के ऊपर कितना मानसिक दबाव, शारीरिक प्रेशर, कितना उसके ऊपर भावात्मक प्रेशर, सब कुछ रहता है। उसके बाद रात भी उसके लिए खाली नहीं होती, निश्चिंत नहीं होती। ये सब मैंने मनहूसा बी कहानी में लिया है, क्योंकि कहानियाँ केवल आपका मनोरंजन नहीं करती, वो आपके तकलीफ़ वाले हिस्सों को भी दबाती हैं, उनको बताती हैं, जताती हैं कि कहाँ कहाँ जीवन में दुख होता है। क्या बात है, तालियां ममता जी के लिए। इशारा ये है इस बात में कि ममता जी ने जितना भी अपना साहित्य सृजन किया उसको अपने आसपास बिखरे पात्रों से ही उठाया, चाहे वो स्वयं की कहानी क्यों ना हो, चाहे वो अपने बच्चों की कहानी क्यों ना हो, और पति तो निश्चित रूप से हर कहानी में मौजूद ही थे। दूसरी बात, इस सारे डिस्कशन में जब हम दोहरे शोषण की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि स्त्रियां जहां एक और स्वावलंबन की तरफ बढ़ रही हैं, जिम्मेदार बन रही हैं, बहुत अपना जिम्मेदारी से परिवार को चलाने की कोशिश कर रही हैं, मगर उसको वो स्वतंत्रता नहीं उपलब्ध है जो पुरुषों को हमारे समाज ने दे रखी है, और इसके तहत वो एक विशेष दबाव में जो है वो जीवन को जीती है। तो अभी मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि साहित्य वो एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम इन चीज़ों को आप तक और आपके परिवार तक और आपकी पीढ़ियों तक पहुँचा सकते हैं। ममता जी से अनुरोध है एक कविता का वाचन करें। ऐसा है कि वाकई में ये सारी चीज़ें तब तक रहेंगी जब तक कि हम थोड़ा पुरुष विमर्श ना कर दें। पुरुष विमर्श ज़रूरी है, स्त्री विमर्श तो होता रहता है। स्त्रियां जागरूक होती जा रही हैं और पुरुष पिछड़ता जा रहा है, इसलिए कुंठाएं जन्म लेती हैं। ये छोटी सी एक कविता है जिसमें मैंने कोशिश की है ये बताने की कि आखिर पुरुष के अंदर खोट क्या है। खुदाया खुदाया हमारा मेहरबान ये कैसा बनाया, ऊपर से खुश मिजाज अंदर से कटखना, बाहर समर्पित घर में है अनमना, उसको बराबरी लगती है बहुत बुरी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं बातें खरी खरी। अपने हमदम का ये कैसा चरित्र है, थोड़ा सा प्रगतिशील ज़्यादा पतित है। यहाँ पर जो पुरुषों के लिए इशारा किया, और उस इशारे में एक बात और मैं आप लोगों को इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो आप हम सब जितने मर्द यहाँ बैठे हैं उनके लिए एक संदेश भी है, और वो ये है कि मर्द हो तो तुम्हारी हस्ती का इतना तो खौफ हो, मर्द हो तो तुम्हारी हस्ती का इतना तो खौफ हो, बगल से निकले कोई औरत तो वो बेखौफ हो। मर्द हो तो तुम्हारी हस्ती का इतना तो खौफ हो, बगल से निकले कोई औरत तो वो बेखौफ हो। ये एक माहौल हमें समाज में स्त्री को देना है जिससे उसकी रचना धर्मिता, उसका कर्तव्य पालन सब बहुत अच्छे से साकार हो। गाथा महोत्सव के इस सेशन का एक और अर्थ है,
जहां हम ममता कालिया जी जैसे साहित्यकारों को पढ़ते और सुनते हैं, आज देखने का भी अवसर मिला। इसके लिए गाथा महोत्सव वाकई में हम उसके शुक्रगुजार हैं। मेरी ओर से भी आनंद कक्कड़, तुम्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज यहाँ बातचीत के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया, प्रेरित किया। और गाथा.com के अमित तिवारी और भावना तिवारी और कानपुर यूनिवर्सिटी IIT सबके भी शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे इस पुराने शहर में एक बार फिर नया रूप देकर बुलाया। धन्यवाद, नमस्कार। और इस बहाने आखिरी स्टेटमेंट ये है कि साहित्य हमारे समाज का दर्पण है। ये सारी कहानियाँ, उपन्यास विभिन्न रचनाकारों के तब तक व्यर्थ हैं जब तक आप उनको अपने परिवार में स्थान न दें। आपकी जिम्मेदारी है कि साहित्य को घर तक लेके आइए। और अब अमित के प्रयास से साहित्य को सुना भी जा सकता है, तो गाथा को भी अपने परिवार से जोड़िए, इन कहानियों को भी अपने परिवार से जोड़िए। और साहित्य तो अब ऑनलाइन उपलब्ध है, आप जब चाहें पा सकते हैं। कुछ भी ढूंढिए, घर तक पहुंचाइए, बच्चों से डिस्कस करिए, साहित्य को अपने जीवन और परिवार से जोड़िए। इन शब्दों के साथ आपसे अलविदा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों महानुभावों का। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको रोकूंगा और मंच पर हमारे बीच में डॉक्टर राकेश शुक्ल जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ मंच तक आएँ तो और आदरणीय ममता कालिया जी का स्वागत और सम्मान हमारे मध्य करें गाथा की ओर से। आप सब इस प्रक्रिया में एक बार तालियों के माध्यम से सम्मिलित होते चलें। इसकी थोड़ी सी आवाज़ और बोल दीजिए। भी ध्यान रखा करो। हमारे बीच में आदरणीय मंजुला त्रिवेदी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं मंच पर आएं और आज के वार्ताकार आदरणीय श्री आनंद कक्कड़ जी को भेंट कर सम्मानित करें। राकेश शुक्ल जी स्वयं में बड़े अच्छे समालोचक और साहित्यकार हैं। 2 साहित्यकारों का ऐसा अद्भुत मिलन बहुत कम देखने को मिलता है। और आज तो कई बार ऐसा हुआ कि एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार को सम्मानित करने के लिए आगे आया। निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि। मैं आदरणीय मंजुला त्रिवेदी जी से आग्रह करूंगा श्री आनंद कक्कड़ जी को सम्मानित करने के लिए। और सम्मान के इस क्रम में विश्वविद्यालय से डॉक्टर जितेंद्र डबराल जी का सम्मान होना है। मैं डॉक्टर विशाल शर्मा जी से आग्रह करूंगा वो मंच पर आ जाएं और डॉक्टर जितेंद्र डबराल जी को सम्मानित करने का कष्ट करें।